हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लास में स्वागत है। अपना क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 7 लगभग कंप्लीट हो गया था, जिसमें 7.6 और मिसलेनियस एक्सरसाइज बाकी रह गई है। 7.6 में तो आपकी रोलेज और लाग्रांज इक्वेशन, लाग्रांज के मीन वैल्यूज थ्योरम बेस आपकी प्रॉब्लम है, उनको आज सॉल्यूशन करेंगे। तो आज रोले और लैग्रांज दोनों प्रमेय से बेस हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप पहले 7.1 एंड 7.2 7.3 कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएशन देख लें, ताकि आपकी पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और उसके बाद में कौन कौन से कल मैंने जो रोलेज और लाग्रांज के जो प्रमेय बताए थे वो पहले देख लें, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए कि भाई रोले प्रमेय में क्या क्या आपके स्टेटमेंट रहेंगे और किस प्रकार से प्रूव करेंगे। मैंने एक एक एग्जांपल देके वहाँ पे समझाया था। तो आज का वीडियो स्टार्ट डायरेक्टली हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन से करेंगे, क्योंकि कल हमने इसका कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपकी एक्सरसाइज 7.6 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलनों के लिए रोले प्रमेय की सत्यता की जांच करो। मैंने ए और बी लिया है, अभी तक तो सी और डी और ई जो आगे होंगे वो बाद में करेंगे। पहले मैं इन दोनों को क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो आपके एफ एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये कोई भी आपके वास्तविक फलन है। इसके लिए आपके रोले प्रमेय की सत्यता जांच करनी है। रोले प्रमेय सत्यता जांच करने के लिए जो आपके इंटरवल दिया हुआ इसमें ये आपका इंटरवल है, जिसमें आपके ये तो ए रहेगा और ये आपका बी रहेगा। इस इंटरवल में पहला तो आपके सतत होना चाहिए, दूसरा आपके डिफरेंशिएबल होना चाहिए यानी अवकलनीय होना चाहिए, और तीसरी शर्त रोले के लिए एफ ए इक्वल टू एफ बी होनी चाहिए। तीनों शर्तें अगर पालन करता है तो आपकी एफ डैश सी इक्वल टू 0 आएगा, जहां 0 ये सी है जो बिलोंग टू रहना चाहिए ए से बी के बीच में। तो ये था आपकी रोलेज थ्योरम, जिसकी हमें यहाँ सत्यता जांच करनी है। तो सबसे पहले मैं इसको सतत की बात करता हूँ। यहाँ पे आपके फंक्शन, अगर मैंने कहा है कि अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स सतत है और जी एक्स भी सतत है, तो इनका गुणनफल भी आपकी क्या होता है, सतत होता है। तो आपके यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ये एक्स साइन एक्स और माइनस ई टू द पावर एक्स और कोस एक्स। अगर इसको नहीं भी करना चाहते हो तो इसको डायरेक्टली लिख देंगे। हमने ये भी बात की थी कि अगर आपके कोई फंक्शन एफ एक्स सतत है और अगर जी एक्स भी सतत है, तो इनका माइनस करने से जो फंक्शन बनेगा वो भी सतत होगा। तो आपके साइन एक्स सतत है, कॉस एक्स सतत है, तो ये पूरा फंक्शन आपके क्या होगा, सतत होगा। और ये सतत है तो ई टू द पावर फंक्शन, मैंने कहा था जो एक्सपोनेंशियल ये चरघातांकी फंक्शन होते हैं वो भी आपके क्या होता है, सतत होता है। तो दोनों का मल्टीप्लाई भी सतत होगा। तो इस प्रकार से आपकी जो पहली शर्त है एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स में ई टू द पावर एक्स व साइन एक्स माइनस कोस एक्स सतत है, अतः इनका गुणनफल भी सतत होगा। अतः आपकी एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, एक्स बिलोंग टू पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4 में सतत है। तो ये तो पहली कंडीशन हुई, ये सतत तो हो गया। अब सेकंड कंडीशन एफ डैश एक्स निकालेंगे इसका। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये मेरा फर्स्ट और सेकंड का डेरिवेटिव, साइन का तो हो जाएगा आपकी कोस एक्स और कोस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस प्लस का साइन एक्स। ये फर्स्ट और सेकंड का डेरिवेटिव प्लस ये सेकंड, ऐसा कैसा, और ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, और ये आपका साइन एक्स माइनस कोस एक्स रहेगा। इसमें से मैं ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लेता हूं, तो ये कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये कोस एक्स कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से ई टू द पावर एक्स 2 टाइम्स साइन एक्स आ जाएगा। ये और ये प्लस होती थी, ये आपकी एफ डैश एक्स आ गया। और ये इसका अस्तित्व इस अंतराल में, अगर मैं पाई बाई 4 रखता हूं या 5 पाई बाई 4 रखता हूं तो ये इन्फिनिटी नहीं होता, इसका अस्तित्व है। तो x बिलोंग टू पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 में एफ डैश एक्स का अस्तित्व है।
अतः एपेक्स π/4 से 5π/4 में अवकलनीय है। अब तीसरी शर्त की ये सेकंड शर्त हो गई। तीसरी शर्त की पालना के लिए मुझे एफ ए का मान क्या है π/4, तो एफ π/4 निकालता हूं। तो यहाँ पे e⁻π/4 ब्रैकेट साइन π/4 माइनस कोस π/4, यहाँ पे e⁻π/4 ये हो गया 1/√2 माइनस के 1/√2। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से ये 0 आ गया। f π/4 का मान तो 0 आ गया। अब इसी प्रकार से आप क्या निकालिए, f ऑफ 5π/4 निकालते हैं। तो ये e⁻5π/4 और ब्रैकेट में साइन 5π/4 माइनस कोस 5π/4, इसको ऐसा लिखेंगे e⁻5π/4 और ये हो जाएगा आपकी साइन पाई प्लस π/4 लिख देंगे इसको, और इसी प्रकार से इसको भी कोस पाई प्लस π/4 लिखेंगे। तो साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा e⁻5π/4, ये हो जाएगा माइनस साइन π/4। ये कोस पाई प्लस थीटा होता है वो माइनस का होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे और कोस π/4 हो जाएगा। इस प्रकार से e⁻5π/4 इसकी वैल्यू तो हो जाएगी आपके 1/√2 प्लस इसकी वैल्यू भी 1/√2, तो ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा 0 बन गया। तो इस प्रकार से e⁻5π/4 इंटू 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे f π/4 इक्वल टू f 5π/4 ये इक्वल है। अतः आपकी एपेक्स x बिलोंग टू π/4 से 5π/4 में रोले प्रमेय के प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। ये प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। अतः आपके f'(c) इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू निकालनी है। फाइनली आपके पास c की वैल्यू रखनी है जो इनके बीच में आती है। तो c की वैल्यू निकालने के लिए मैं f'(c) में, और मेरा f' तो ये रहा f'(x) ये आया हुआ है, इसमें c रख दीजिए यहाँ पे, जहां पे x है वहां c रख देंगे। तो 2 e⁻c और यहाँ साइन c आएगा इक्वल टू 0। तो e⁻c तो ये 0 कब होता है, c इंफिनिटी होता है, तो इसका तो कोई अस्तित्व तो नहीं है। तो यहाँ पे 2 sin c इक्वल टू 0, तो इसको 2 को भी उधर भगा देंगे तो sin c इक्वल टू 0। ये कब होगा, जब आपके c इक्वल टू 0 रहेगा और c 0 इन दोनों के बीच में आएगा। ये जो π/4 और π/4 के बीच में, तो c इक्वल टू 0 पे ये c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2π और इस प्रकार से रहेगा। तो आपके बीच में ये वैल्यू देख लीजिए प्लस की पाई। अतः आपके c इक्वल टू पाई बिलोंग टू ये रहेगा आपकी π/4 से 5π/4, यानी ये c जो ये पाई है ना, ये वाला पाई प्लस का पाई वो इन दोनों के बीच में है। तो कम से कम एक वैल्यू इनके बीच में आनी चाहिए जो c इस प्रकार से होनी चाहिए कि आपके f' इक्वल टू 0, तो आपके x इक्वल टू पाई यानी c इक्वल टू पाई पे f' इक्वल टू 0 प्राप्त होता है, और यहाँ पे c बिलोंग टू इनके रहता है। तो ये आपके रोले प्रमेय सत्य हुआ पहले क्वेश्चन के लिए। अतः लास्ट में आपको लिखना है, अतः आपकी f(x) इक्वल टू e⁻x sin x माइनस cos x बिलोंग टू π/4 5π/4 के लिए रोले प्रमेय सत्य होता है। रोले प्रमेय सत्यापित होता है। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये कल हमने इसी प्रकार से किया था।
अब आ जाते हैं बी पे। अपना बी जो क्वेश्चन है वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए टू द पावर एम एक्स माइनस बी टू द पावर एन, यहाँ एक्स बिलोंग टू ए एंड बी और एम एन है वो आपकी नेचुरल नंबर है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसके लिए भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करके सी की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आपके ये पहला आपके एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए टू द पावर एम एक्स माइनस बी टू द पावर एन एक बहुपदीय फलन है। अतः एफ एक्स एक्स बिलोंग टू ए टू बी में सतत है, सतत होगा। सेकंड कंडीशन आपकी इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो मेरा फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एम एक्स टू द पावर ए एम माइनस वन आ जाएगा और ये सेकंड एक्स माइनस बी टू द पावर एन, यानी ये इंटू इसका डिफरेंशिएशन और प्लस अब की बार ये और फर्स्ट का तो फर्स्ट रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एन ये आ जाएगा आपकी, इसको तो ऐसे ही लिख दो x माइनस ए टू द पावर m, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो n x माइनस बी टू द पावर n माइनस वन। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आया। अब यहाँ पे अगर x की जगह a रखता हूं तो ये जीरो बनता है और ये जीरो बनता है, मतलब आस्ते तो है इसका, और b रखता हूं तो ये जीरो बनता है, ये जीरो। तो a और b के बीच में कोई भी वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे जीरो आ सकता है, यानी कोई वास्तविक राशि तो आ रही है। इसका मतलब ये इन्फिनिटी नहीं हो रहा है, अपरिभाषित नहीं हो रहा है, ये परिभाषित है, अतः ये आउटलाइन नहीं है। तो इसको और थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, इसमें से ये वाला और ये वाला कॉमन ले लेते हैं ये। तो अपना एफ डैश एक्स हो जाएगा एक्स टू ए एम माइनस वन और यहाँ पे एक्स माइनस बी टू द पावर एन माइनस वन मैंने कॉमन ले लिया। इसको कॉमन लेने से यहाँ तो बचेगा एम और ये तो बाहर चला गया। इसमें मैं इस एम माइनस एन का भाग दूंगा तो यहाँ पे आपके एक्स माइनस बी बचेगा। ये पूरा कॉमन आने के बाद यहाँ एम एक्स माइनस बी की पावर एन, क्योंकि एक एन माइनस वन तक तो कॉमन आ गया मगर एक बच गया। इसी प्रकार से यहाँ पे एक्स माइनस बी में से अगर मैंने एक्स माइनस एम माइनस वन कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो आपके रहेगा एक तो एन रहेगा और एक्स माइनस ए रहेगा और ये पूरा कॉमन आ गया। तो इस प्रकार से आपकी एफ डैश एक्स बनेगा वो एक्स माइनस ए टू द पावर एम माइनस वन एक्स माइनस बी टू द पावर एन माइनस वन और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एम एक्स और एन एक्स आएगा, जिसमें से अगर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे m प्लस एन एक्स आ जाएगा। ये तो आ गया यहाँ पे mx और ये आ गया यहाँ पे nx, इनमें से x कॉमन ले लिया तो m प्लस एन एक्स आ गया। अब बचा यहाँ पे माइनस के b और यहाँ पे आ जाएगा m माइनस d, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n a, ये आया आपकी। अब जो जिनका आपकी x बिलोंग टू a b में अस्तित्व है, अतः एफ डैश एफ एक्स आपकी एक्स बिलोंग टू ए बी में ओपन इंटरवल में अवकलनीय है, अस्तित्व है तो इसलिए ये अवकलनीय हो गया। तो ये आपके सेकेंड प्रूव है। अब थर्ड की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू ए रखता हूं तो एफ ए, यानी यहाँ पे ए रखता हूं तो ये तो ए में से जाएगा तो ये तो जीरो आ गया और ये जीरो आएगा, जीरो जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जीरो आएगा। और अगर x इक्वल टू मैं b रखता हूं, अगर यहाँ पे मैंने b रखा तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके एफ बी इक्वल टू भी जीरो आ रहा है। अतः आपके एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू जीरो, यानी ये तीसरी शर्त भी पूरी हो गई। तो आपकी चौथी शर्त के मुताबिक तो सी आपके इस प्रकार होगा, सी बिलोंग टू ए और बी में इस प्रकार है कि एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। ये किससे? रोले प्रमेय से,
रोले प्रमेय के कथन से ये हम जानते हैं कि अगर आपकी ये तीनों शर्तें पालन होती हैं तो इसका मतलब एफ डैश सी इक्वल टू 0 आएगा। तो एफ डैश सी यानी ये आपके एफ डैश तो निकल हुआ है, ये रहा, इसमें मुझे सी रखना है, तो सी रखेंगे तो ये तो हो जाएगा आपकी सी माइनस ए टू दी पावर एम माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस बी टू दी पावर एन माइनस 1, और यहाँ पे एम प्लस एन, और ये आ गया सी माइनस का एम बी माइनस का एन ए इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसमें मैंने जहां जहां एक्स है वहां पे सी रख दिया और वो 0 के इक्वल होगा, तो इस प्रकार से ये एफ डैश 0 आ गया। ये वाला और ये वाला तो मैं डायरेक्टली इनको 0 में डाल दो तो 0 आ जाएगा, इससे और इससे तो मैंने डायरेक्टली इसमें 0। अगर मैं वैल्यू भी निकालना चाहता हूं तो इससे एक तो वैल्यू हो जाएगी सी इक्वल टू ए, जो कि इसके ऊपर है, आपके इस इंटरवल के बीच में आना चाहिए, ओपन इंटरवल, ये तो आपके ये शामिल नहीं है, इससे तो आपके सी इक्वल टू ए निकलेगा जो कि इसमें शामिल नहीं है, इससे आपके बी इक्वल टू सी इक्वल टू बी निकलेगा जो इसमें शामिल नहीं है। तो इन दोनों से जो वैल्यू निकली वो तो आपकी शामिल नहीं हुआ। इससे अब इससे निकालेंगे तो इनको उधर ट्रांसफर करेंगे, तो इस प्रकार से आपके एम प्लस एन सी इक्वल टू एम बी प्लस एन ए आएगा। तो सी इक्वल टू एन ए प्लस एम बी अपॉन एम प्लस एन। अतः ये सी है जो इस ए और बी को मिलाने से ये सी जो प्राप्त होगा वो इनका एम अनुपात एन में आएगा। ये कैसे करना है, एम अनुपात एम है, तो इसके निर्देशांक कैसे निकालते हैं, एम बी प्लस ये एन ए अपॉन एम प्लस एन, ये सी की वैल्यू आई। अतः इसके जो है ये जो ए और बी को, अतः सी ए बी को मिलाने वाली रेखा को एम अनुपात एन में विभाजित करता है, अंत विभाजित करता है। अतः सी बिलोंग टू क्या हो गया, ए बी होगा। यही मुझे सिद्ध करना है कि सी और सी है जो इसके बीच में अंत विभाजित करता है, इसका मतलब सी होगा वो ए और बी में होगा। अतः रोले प्रमेय की सत्यता सिद्ध होती है। अतः रोले प्रमेय सत्यता सिद्ध होती है। इस प्रकार से रोले प्रमेय की पुष्टि हुई। फर्स्ट क्वेश्चन का सी, एफ एक्स इज मोड ऑफ एक्स और एक्स बिलोंग टू -1 से 1 तक। अब मोड की बात करें तो मोड का जो आपके ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से बनता है, मोड ऑफ एक्स का। ये एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स का जो फोटोबंद ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से बनता है। ये इसका मतलब ये जो -1, अगर मैं -1 यहाँ मानूं और +1 यहाँ मानूं तो ये कहीं पे भी ग्राफ टूटता नहीं, इसका मतलब ये क्या है, सतत है। अगर पहली शर्त तो आपकी एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग टू -1 और 1 में सतत है। और दूसरी शर्त, क्योंकि इसमें कोणीय, ये जो बिंदु बनता है वो कोणीय बिंदु बनता है ओ पर, तो सेकंड में एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स का एक्स इक्वल टू 0 पर कोणीय परिवर्तन होता है। और अगर किसी ग्राफ का अगर ये यूं मुड़े तो आपके ये क्या होगा, अवकलनीय होगा। मगर एक से कोण बनाता है यूं मुड़ जाए तो इस बिंदु पे ये क्या होता है, अवकलनीय नहीं होता है। अतः एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स का एक्स बराबर 0 पे कोणीय परिवर्तन होता है। अतः एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है और 0 बिलोंग टू इनके बीच में आता है। ये -1 से +1 के बीच में आता है, इसलिए आपके ये और इसमें अतः आपके एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग टू -1 और 1 में अवकलनीय नहीं है। अब ये अवकलनीय नहीं आती, यही नियम फेल हो गया। अतः आपके क्या है, रोले प्रमेय को सत्य नहीं किया। अतः एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग टू -1 से 1 में रोले प्रमेय सत्यता
नहीं है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, यानी रोले प्रमेय की सत्यता सिद्ध नहीं हुई इसमें। ये आपके रोले नियम को की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि इसमें सी, पहली बात तो ये अवकली नहीं है, अवकली नहीं तो रोले प्रमेय को सत्यता को सिद्ध नहीं करेगा। तो अब आ जाते हैं सेकंड यानी इस डी पे। अगर हम डी की बात करें तो डी फंक्शन है, पहला तो यहाँ पे एफ एक्स है, वो क्या है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 8 एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, अतः x बिलोंग टू -4 से 2 में सतत होगा। तो ये सतत तो मैंने सिद्ध कर दिया। अब सेकंड शर्त, इसका अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूं तो ये आपके 2x प्लस 2, ये 2x प्लस 2 एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल -4 से 2 में परिभाषित है, परिभाषित है मतलब इसके मान रखते हैं यहाँ पे, तो इंफिनिटी आने का कोई चांसेस नहीं है, अतः ये परिभाषित है। अतः आपकी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स बिलोंग टू, ये -4 से 2 में अवकलन नहीं होगा। तो ये पहली शर्त को भी मान लिया, सेकंड शर्त भी पुष्टि होगी। अब थर्ड शर्त, ये थर्ड शर्त है आपकी x इक्वल टू ये -4 के लिए, तो f -4 आएगा, वो यहाँ पे -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 माइनस 8, -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा 16, और ये माइनस का 8 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 0। x इक्वल टू 2 रखेंगी तो ये हो जाएगा आपकी f2 इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, ये हो गया 4 प्लस 4 माइनस 8, तो ये 0 हो जाएगा। अतः आपकी f -4 इक्वल टू f2, तो ये आपके रोले प्रमेय। अतः एफ एक्स रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। अतः आपकी एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। तो एफ डैश जो निकाला था आपने, ये रहा आपके एफ डैश, यहाँ पे c रख दीजिए तो 2c प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा। तो इस प्रकार से आपकी c आएगा वो -2/2, ये 2/2 आएगा, जिसे कैंसिल करेंगे तो ये -1 आएगा, और -1 है जो इनके बीच में आता है, जी -4 और इनके बीच में, और -1 बिलोंग टू ये -4 से 2 का। अतः रोले प्रमेय की सत्यता सिद्ध हुई। इस प्रकार से आपके सी तो रोले प्रमेय सत्य, सी के लिए तो रोले प्रमेय सत्य नहीं है, मगर डी के लिए रोले प्रमेय सत्य है। निम्नलिखित फलनों के लिए रोले प्रमेय की सत्यता की जांच करें। तो रोले प्रमेय की सत्यता की जांच करने के लिए आपके ई है, ये ए बी सी डी ई। अब देखिए ई क्वेश्चन है फर्स्ट का ई, जिसमें एफ एक्स जो इस प्रकार से दे रखा है, तो इसका मतलब आपके इंटरवल 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में आपको रोले प्रमेय सत्यापित करना है, और इसमें -2 से 2 तक है। तो ये क्वेश्चन दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड है जो मैं बताता हूँ, पहले तो सीधा मेथड बताता हूँ, एक और थोड़ा सा लेंथी मेथड है वो भी बता दूंगा। पहले तो सीधा मेथड करते हैं यहाँ पे फर्स्ट सत्यता का। तो ये जो सतत फलन की जांच करेंगे तो x²+1 ये क्या है आपके बहुपदी फलन है, इसलिए सतत फलन है, और ये भी आपके 3 - x है, ये भी सतत फलन है, ये भी सतत फलन है, ये भी सतत फलन है, मगर आपके यहाँ पे 1 पे वैल्यू है और ये 1 से बड़ी के वैल्यू। तो आप यहाँ x=1 इसमें रख के देख लो, x=1 इसमें भी रख के देखो, दोनों की अगर वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब ये भी सतत फलन है और ये भी सतत फलन है, और x=1 पे अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो ये सतत होगा। तो अगर यहाँ पे f1 इसमें रखते हैं तो यहाँ पे 1 + 1 यानी 2 आ रहा है, इसमें अगर 1 रखते हैं तो 3 - 1 = 2 आ रहा है। इसका मतलब आपके फलन f(x)
एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 3 माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन एक्स लेस देन 1 और 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, एक्स इक्वल टू 1 पर सतत है। और ऊपर तो ये आपके और एक्स स्क्वायर प्लस 1 व 3 माइनस एक्स सतत फलन है, ये सतत फलन है। और x इक्वल टू 1 पे इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई इसलिए सतत है। तो ये पहला तो आपके ये सतत तो सिद्ध हो गया। अब सेकंड पे बात इसकी डिफरेंशिएबल की चेक करते हैं। तो डिफरेंशिएबल कैसे चेक करेंगे, इसका अगर अवकलन करें तो ये आता है 2x, इसका अवकलन करें तो ये आता है -1 और इसमें अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो ये आता 2 और ये -1, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। अतः ये क्या होगा, x इक्वल टू 1 पे सतत नहीं है। फलन आपके एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स लेस देन 1 और 3 माइनस एक्स 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, एक्स इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है क्योंकि आपके ये यहाँ पे एफ डैश यहाँ पे 1 पे ये 2x यानी आपके 1 आता है, ये 2 आता है, सॉरी। इसके लिए तो आपके एफ एक्स अगर ये लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये 2x आता है, इसका एफ डैश एक्स निकाले तो ये -1 आता है। अगर एफ डैश 1 रखते हैं तो ये 2 आएगा, एफ डैश 1 रखेंगे तो ये -1 आएगा। तो यहाँ पे इसलिए ये आपके सतत नहीं अवकलन नहीं, सॉरी, इसलिए ये अवकलन इसका डिफरेंशिएबल किया और दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही, इसलिए x इक्वल टू 1 पर ये अवकलन नहीं है। जब ये अवकलन नहीं है तो इसके तीसरी शर्त पर जाने की जरूरत नहीं है। आते हैं आपके क्या होगा, ये रोले पर मेरे को सत्य नहीं करता, आते हैं एफ एक्स रोले परमे के लिए सत्य नहीं है, इसमें रोले पर में सत्य नहीं है। अब आता है थोड़ा सा लेंथ नियम। लेंथ नियम ये होता है कि आप इसका सतत कैसे चेक करते हैं। सतत पहली शर्त होता है सतत चेक करने के लिए, कोई भी फलन सतत होता है तो उसका मैं उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट LHL वो आपके RHL के बराबर होनी चाहिए। और फंक्शन जिस फंक्शन पे आपकी निकाल रहे हो ना, अगर आप x इक्वल टू a पर निकाल रहे हो तो x इक्वल टू a पर, तो यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंस टू a, x टेंस टू a माइनस a प्लस, और यहाँ पे x इक्वल टू, अगर ये बराबर हो गया तो ये x इक्वल टू a पर सतत होगा। मगर मुझे यहाँ पे x इक्वल टू 1 पर चेक करना है तो LHL कैसे निकालेंगे, LHL वो रहेगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस, यानी यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस h। तो 1 माइनस h में तो 0 से 1 से कुछ भी घटा दे तो ये 1 से छोटा हो गया। इसके बाद इस फंक्शन में मैं वैल्यू रखूंगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 1, और ये अगर ये 1 माइनस h रख दिया तो यहाँ h माइनस h टेंस टू 0 रख देंगे, और यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस h का स्क्वायर और प्लस 1। देखिए लिमिट में आपने पढ़ा होगा कि जब LHL निकालते हैं तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h करते हैं। तो जब यहाँ पे ये वैल्यू रख देते हैं फंक्शन में, उस समय s टेंस टू 0 होता है, और ये 1 माइनस h इसमें रखेंगे 1 माइनस h और प्लस 1। अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये लिमिट ऑफ s टेंस टू 0, ये 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 1, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, इसका मतलब इसका मान 2 आया। अब हम RHL निकालते हैं, उस समय आपके लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस यानी f1 प्लस h आएगा, और इसमें हम लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 रखेंगे तो ये रहेगा, आप इसमें रखेंगे 1 से ज्यादा तो ये हो जाएगा 3, और माइनस यहाँ x की जगह रखेंगे 1 प्लस h। तो अब अगर यहाँ पे h इक्वल टू 0 रखा तो ये हो गया 3 माइनस 1 यानी 2, ये और ये इक्वल आ रहा है। और अगर मैं x इक्वल टू 1 रखता हूँ तो इसका मतलब आपकी RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL आ रहा है, और यहाँ पे इक्वल x इक्वल टू 1 पे, तो फंक्शन f1 पे 1 रखते हैं इसमें तो भी ये 2 आ रहा है, यानी सभी 2 हो गया। आता है आपके x इक्वल टू 1 पर फलन fx सतत है। तो अगर आप इस प्रकार से करेंगे सतत तो भी कर सकते हैं,
नहीं तो सतत के लिए हमने ये नियम पढ़ रखा है, तो इस प्रकार से भी हम फंक्शन को इसको सतत सिद्ध कर सकते हैं। तो ये सतत आ गया, x इक्वल टू ये दोनों फंक्शन सतत है, तो ये भी सतत हो गया। अब हम अवकलनीयता कैसे चेक करेंगे? अब अवकलनीयता चेक करने के लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी फलन अवकलनीय होगा जब आपके राइट डेरिवेटिव f(x) इक्वल टू लेफ्ट डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर आएगा, तो अपने ये क्या हो जाएगा? ये अवकलनीय होगा। तो हमें x इक्वल टू 1 पर चेक करना है, तो x इक्वल टू 1 पे इसका लेफ्ट साइड डेरिवेटिव आएगा, वो रहेगा, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट ऑफ s टेंस टू 0, यहां पे आएगा f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए मैं यहां पे 1 माइनस h, ये 1 माइनस h इसमें, तो ये आएगा लिमिट ऑफ s टेंस टू 0, यहां पे आप 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इसमें अगर f1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 आएगा, यहाँ पे f1 का मान इसमें क्या रहेगा? 2 आएगा, और अपॉन में क्या आएगा? h, और इक्वल टू लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन h। तो ये प्लस 2 और ये 1 और 1 2 और ये कैंसिल हो जाएगा ये। अब अपने इसमें से h कॉमन लेंगे तो लिमिट ऑफ s टेंस टू 0, इसमें से मैंने h कॉमन लिया तो यहाँ माइनस के 2 प्लस h अपॉन h, इससे h कैंसिल हो गया, 0 रखा h की जगह, तो ये माइनस 2 आ गया। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आ गया आपकी माइनस 2 x इक्वल टू 1 के लिए। x इक्वल टू 1 के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा वो f डैश x, ये राइट हैंड डेरिवेटिव, उसमें फॉर्मूला लगेगा लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 f x, ये 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। तो आप देखिए लिमिट ऑफ s टेंस टू 0, s टेंस टू 0 1 प्लस h रखते हैं, इसमें 1 प्लस h रखेंगे तो इसमें रखेंगे, तो ये आ गया आपके 3 माइनस 1 प्लस h, क्योंकि एक से ज्यादा बड़ा होते हैं इसमें रखेंगे, और माइनस अभी f1 का मान तो अभी हमने निकाला था 2 है, अपॉन ये h। तो इस प्रकार से लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 3 माइनस 1 माइनस h और माइनस 2 अपॉन h, ये 3 से तो ये 3 कैंसिल हो गया, तो s से h काटेंगे तो ये माइनस 1 आएगा, तो यहाँ माइनस 2 आ रहा है, ये माइनस के 1 आ रहा है। यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, x इक्वल टू a पर x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, अतः ये अवकलनीय नहीं है, तो ये आप अवकलनीय नहीं सिद्ध कर सकते थे। एक तो मैंने तो डायरेक्ट ही किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया और इसका भी डिफरेंशिएशन कर दिया, और दोनों एक पर चेक करना था तो एक क्यों रखी, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए आपके अवकलनीय नहीं तो आप पूरा मेथड से इस प्रकार से जो अपना रूल होता है कि अगर x इक्वल टू 1 पे अगर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उसके लिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, दोनों अगर इक्वल आएगा तो आपके ये अवकलन नहीं होगा। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए ये अवकलन नहीं है, तो अवकलन नहीं है इसलिए ये आप इसमें रोले प्रमेय की सत्यता सिद्ध नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपकी ये कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं f पे। f कैसे करेंगे? f तो आपके ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, और ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का आपने पढ़ा होगा फोटो किस प्रकार होता है। इसका जो ग्राफ बनता है वो आपकी इस प्रकार से बनता है। अगर मैं 0 से यहाँ पे 0 से 1, 0 से 2 और ये 3, तो यहाँ पे इसमें 0 शामिल नहीं होगी, ये 0 ये शामिल नहीं होगा, इस प्रकार से बनता है। और अगर ये 1 यहाँ पे, ये 2, ये 3, 1 से आगे चलेंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ये 2 पर ये शामिल नहीं होगा, 2 पर ये आपके 2 आएगा और यहाँ से इस प्रकार से 3 तक। तो इस प्रकार से आपने ये ग्राफ होता है वो एपेक्स यानी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के इस प्रकार से आपके ग्राफ बनते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी अगर यहाँ -1 पे अगर ग्राफ बनाओगे तो इस प्रकार से ये यहाँ से बनेगा इस प्रकार से, तो इसमें ये शामिल नहीं होगा। अब देखिए ये अंतराल कौन सा दे रहा है, -2 से 2 तक, -2 से 2 तक, तो ये ग्राफ यहाँ से कई बार टूटा हुआ, ये टूटा हुआ,
यहां से टूटेगा, तो ये ग्राफ टूटा हुआ इसलिए सतत नहीं है। आपको डायरेक्टली लिखना यहाँ पे x इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x बिलोंग टू -2 से 2 में सतत नहीं है, अतः रोले प्रमेय सत्य नहीं है, क्योंकि पहली कंडीशन फेल हो गई, तो पहली कंडीशन ही फेल हो गई, इसका मतलब इसमें ये रोले प्रमेय सत्य नहीं होगा। तीनों कंडीशन होनी जरूरी है, तब सी का मान आना चाहिए और वो सी का मान इनके इस इंटरवल के बीच में आता है। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया जिसमें रोले प्रमेय की सत्यता सिद्ध की।